नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के करीब खौफनाक धमाका, इलाके में दहशत। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई, हाई अलर्ट जारी। रोहनी में बम धमाका, दिल्ली के तबाह होते सिक्योरिटी निज़ाम को बेनकाब कर रहा है। वज़ीर आला आतिशी का इल्ज़ाम, सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके को करार दिया तशवीशनाक। जमीयतुल उलमा के वफ्द को बहराइच फिसाद मुतासरीन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के रवैये पर तशवीश। अगर आइन ना होता तो मरकजी हुकूमत मुझे फांसी दे देती। सत्येंद्र जैन का इल्ज़ाम, कहा मुझे जानबूझकर अजियत से दो चार किया गया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राजधानी दिल्ली के रोहनी में इतवार को ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में सफ़ेद धुआं आसमान में फैल गया। प्रशांत विहार इलाके में होने वाले इस धमाके की शिद्दत की वजह से वहाँ के मुकामी लोगों में खौफ व दहशत फैल गई। धमाके में इस्तेमाल शुदा मादे की वजह से पूरे इलाके में बदबू फैल गई और लोगों को सांस लेने में मुश्किल पेश आई। गनीमत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये धमाका सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के करीब हुआ। फिलहाल पता नहीं चल पाया कि धमाका किस तरह का था, धमाके में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और धमाके की वजूहत क्या हैं। माहिरीन की जांच के बाद ही किसी हतमी फैसले तक पहुंचना मुमकिन हो सकता है। धमाके के फौरी बाद जिले के तमाम पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। धमाके के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि ये किस किस्म का धमाका था। धमाके से स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचा और एक दुकान और एक कार को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस, फॉरेंसिक एंड बम डिस्पोजल टीमें तहक़ीक़ात कर रही हैं। इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इस दौरान एनआईए की टीम भी जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई और बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। इस दौरान एनआईए की टीमें भी मौके पर पहुँच गई हैं। ये जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 की, और जैसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुबार था, पूरा धुआं का, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं, और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। जब आप आए तो पुलिस कितनी देर के बाद यहाँ पर आई? पुलिस आ गई थी, ये नहीं कहूँगा कि पुलिस आ गई थी विदिन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज़ यहाँ पे क्राइम ब्रांच है, बिल्कुल आगे जाके, तो क्राइम ब्रांच तक आई है और तभी सब सुन के आओ। यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, तो पीछे रोहिणी कोर्ट भी है। तो एक बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, किसी की हताहत होने की कोई खबर है भी नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। बस हमारा गार्ड ने सुबह 7:40 पे फ़ोन कराया कि यहाँ बम फूटा है। तो ये बम जो फूटा वो सीआरपीएफ स्कूल के सामने है। तो हम भाग के यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं था, 6-7 फुट ऊपर धुआं ही धुआं था, 6-7 फुट ऊंचा धुआं ही धुआं नजर आया, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट गए हैं, सारे बोर्ड टूट गए हैं। और ये अभी तक पता नहीं चला, पुलिस पूरी यहाँ पे आई है, फोर्स पूरी यहाँ पे आई हुई है, ये पता नहीं चला अब क्या फूटा क्या नहीं फूटा। ये अभी सारी इंक्वायरी चल रही है और बाकी हम देखो क्या होता है। ये पुलिस वाले ही बताएंगे या स्क्वाड वाले बताएंगे हमें। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ रोहनी में स्कूल के बाहर बम धमाके का वाक़या दिल्ली के टूटते हुए सिक्योरिटी निज़ाम को बेनकाब कर रहा है। आतिशी ने एक्स पर कहा, रोहनी में एक स्कूल के बाहर बम धमाके का वाक़या दिल्ली के तबाह सिक्योरिटी निज़ाम को बेनकाब कर रहा है। दिल्ली में अमन व अमान की जिम्मेदारी बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन बीजेपी का ये काम छोड़कर अपना सारा वक्त दिल्ली के मुंतवी हुकूमत के काम को रोकने में सर्फ करती है।
इन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज दिल्ली की सूरत-ए-हाल 1990 के दहाई में मुंबई अंडरवर्ल्ड के दौर जैसी हो गई है। शहर में खुलेआम फायरिंग हो रही है, गुंडे पैसे बटोर रहे हैं और जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में जमीयत का एक वफ़द 19 अक्टूबर को बहराइच फिसाद मुतासरीन से मुलाकात का इरादा लेकर निकला था, लेकिन इसे कामयाबी नहीं मिली। जमीयत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके बताया कि बहराइच के फिसाज़दा इलाक़ों में मुतासरीन की खैरख्वाही के लिए वो 19 अक्टूबर की शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे ही थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बयान में बताया गया है कि वफ़द लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा ही था कि पुलिस ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इन्हें बहराइच जाने और मुतासरीन से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस वक्त में नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद के हमरा मौलाना गयूर कासमी, सीनियर ऑर्गेनाइज़र जमीयतुल उलमा हिंद भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत का वफ़द दिल्ली से बहराइच जाने के लिए रवाना हुआ था। इस दौरे का मकसद बहराइच के मुतासरा अफराद से मुलाकात करना, उनकी हालत ज़ार मालूम करना और उनकी हर मुमकिन मदद फराहम करना था। जमीयतुल उलमा हिंद ने पुलिस एजेंसी के इक़दाम पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। उसने सवाल उठाया कि आखिर मज़लूमीन की मदद के लिए जाने वाले नुमाइंदे वफ़द को रोकने की क्या वजह है। जमीयतुल उलमा हिंद ने यह मुतालबा भी किया कि जमीयत के वफ़द को फ़ौरन रिहा किया जाए और इसे अपने काम को मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। साथ ही जमीयतुल उलमा हिंद ने अज़्म ज़ाहिर किया कि हर हाल में अपने समाजी और इंसानी फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी और इस तरह के इक़दामात उनकी जिद्दोजहद को रोक नहीं सकते। जमीयतुल उलमा हिंद ने हमेशा मुल्क में अमन, भाईचारे और समाजी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए काम किया है। ये इदारा बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत हर किस्म के मज़लूमीन की दादरसी को अपना फ़र्ज़ समझता है। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने हफ्ते को कहा कि अगर अदलिया और आइन ना होता तो बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत उन्हें फांसी पर लटका देती। मिस्टर जैन ने अपने ख़ानदान के साथ कल सुबह सरस्वती विहार में वाक़े जैन मंदिर में पूजा की और तमाम हमवतनों की फ़लाह बहबूद की ख्वाहिश की। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुल्क के अंदर अभी भी इंसाफ और आइन मौजूद है, सबको इसे मानना पड़ेगा। अगर आइन, इंसाफ और अदालतें ना होती तो आज मरकज़ में जिस तरह की हुकूमत चल रही है वो शायद फांसी पर लटका देती। अरविंद केजरीवाल ने हमसे शुरू में कहा था कि हम इस मुल्क की सियासत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा इसे जेल ज़रूर जाना पड़ेगा। देश के अंदर अभी भी न्याय है, संविधान है, तो उसको मानना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं होता, न्याय नहीं होता, अदालतें नहीं होती तो शायद जिस तरह की सरकार केंद्र में चल रही है वो तो फांसी पर लटका देती है। एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने दिनों जेल में रहने का? कटु अनुभव काफ़ी रहे। आप बीच में एक बार बाहर आए भी तो मेडिकल बाहर आए। देखिए, अनुभव तो जो है ना, ये पहले से पता था। अरविंद केजरीवाल के साथ जब स्टार्ट किया था ना, उन्होंने सबसे पहले कहा था देखो इस देश की राजनीति को बदलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो भी इसको कोशिश करेगा तो उसको जेल तो जाना पड़ेगा ही। तो ये काफ़ी लगता था, पर कई बार ये भी लगता था कि यार ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब इतना वैमनस्य, द्वेष इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर पता नहीं था कि भी नेता लोग इतने मन में द्वेष भर के रखते हैं। देखो, देश के लिए सब भले करने के लिए आए हैं ना, सारे जितने भी लोग हैं, पार्टियां हैं, देश का अच्छा करना चाहती हैं। तो उसके अंदर तुम हमसे अच्छा काम कर लो भाई। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रोकने की बजाय तुम उनसे अच्छा काम कर लो भाई। जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया तुम कॉपी कर लो, पूरे देश में कर लो। कहना ना हम कुछ नहीं करेंगे, पर इसको करने भी नहीं देंगे। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई ये जेल जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि भाई कई बार सोचा कि भाई मुझे जेल भेज दिया, अरविंद जी को जेल भेजा, मनीष जी को भेज दिया, संजय सिंह को भेजा, कितने तमाम हमारे नेताओं को जेल भेजा। भाई ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी के अंदर कि आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो अनुभव है, जो सोचा वहाँ पे, तो ये निष्कर्ष ये निकला कि भाई इसका सिर्फ एक ही कारण है। इस देश में बहुत सारी पार्टियाँ बनी पर वो इन जो सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। राजनीति जैसे चल रही थी वैसी चल रही है, तो उस तरह की चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इलेक्शन पॉलिटिक्स में आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके जैसे नहीं बने इसलिए फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने पूरी की पूरी जान इस बात पे लगाई कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ दें, इस पार्टी को ख़त्म कर दें, किसी की तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। हम सबको अरेस्ट इसलिए किया गया कि एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आगे ना आए, उनको डराने के लिए किया। जयपुर में मंदिर के पास चाकूजनी के मामले में मुबैना तौर पर मुलविस एक शख्स का मकान गिरा दिया गया। जयपुर इंतजामिया ने यह कहते हुए इस घर को मुनद्दम किया कि यह गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया था।
बुलडोजर के मदद से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इस कार्रवाई पर लोगों में गहरी तशवीश पाई जाती है। देखिए, कल मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। आगे सर अभी घेराव भी चल रहा है थाने का, क्या कुछ उनकी डिमांड है? और देखिए, जो मुलजिम हैं, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं। उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की जाएगी। और भी सर गिरफ्तारी संभव है इसके अंदर? देखिए, वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर क्या है, हिंदू मुस्लिम विवाद? नहीं, देखिए, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू पक्ष हैं और नाम से भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन दोनों ही पक्ष हैं। ऐसा कोई विवाद नहीं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर मैराथन आने वाले बरसों में दुनिया के आला एथलेटिक मुकाबलों में एक बन जाएगा। इन्होंने इतवार की सुबह श्रीनगर के पोलो स्टेडियम में कश्मीर में मुनक़िद होने वाले पहले बैनुल-अक़वामी मैराथन को झंडी दिखाई और ख़ुद भी दौड़ में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मीडिया को बताया, मैं श्रीनगर के लोगों का मशकूर हूँ जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में बाहर आए। इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में मैराथन दुनिया की सरफहरिस्त मुकाबलों में से एक बन जाएगा। इस मैराथन में दुनिया भर से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। सुनील शेट्टी ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के मैराथन कश्मीर में सयाहत और फिल्म टूरिज़म की हौसला अफजाई करेंगे। बहुत अच्छा है सर, इधर क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, पीपल का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है, event conduction is very good actually. We used to take part in many marathons in Hyderabad and other cities of India, but here something special is going on. We are running with full security. That the security people, they're working, their vigilance like a eagles. It's very superb sir, really. After this GIVO, we have come first time to see how the things are happening around here. But we are very happy, sir. Salute to you, sir. Sir? End tak jayenge? Yes, sir. Yes, sir. We are planning to finish this full marathon, sir. At least to see the sights and beauty of the Srinagar, sir. But that's the purpose to come here, sir. Jai Hind. Thank you, sir. I feel good. It's nice to be running. What's the overall experience? How did the climate? How did the people of Raleigh? The climate is good. I'm a little bit excited about the altitude. I'm coming from a flat country. Will it help to promote adventure tourism, adventure sports? Yeah, I think definitely it will help to promote health and sport in general. Yeah. Would you like to visit again Kashmir? Yes. Unbelievable. I think a part of history and exciting because इतने सारे बच्चे excited है इसके लिए that it's unbelievable. तो बहुत अच्छा लगा running in paradise. I mean इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता. Will it promote adventure tourism, adventure sports? 100% it will. Because you're talking about 42 kilometers of run through paradise, and Kashmir was always known for its beauty. So I think the world is only looking forward to coming back. You've more than 11 to 15 participants from all nationalities. Tells you how safe it is, tells you how beautiful it is. During past, maximum legends of Bollywood industry were visiting Kashmir. Absolutely. So do you think it will promote Bollywood tourism also? Of course, a lot of films are already being shot here, and we're looking forward to shooting this year. So very excited about that, of coming back to our very own Kashmir to shoot. कालका शिमला रेलवे यूनेस्को का एक आलमी सकाफती विरसा है। शुमाली हिंदुस्तान का एक ख़ास रास्ता है जो अपने अजायबात और दिलकश नज़ारों के लिए जाना जाता है। कालका से शिमला तक हेरिटेज टॉय ट्रेन में सवार होना एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा है। ख़ास तौर पर विस्टाडोम कोच में, जिसमें शीशे की छतें और बड़ी खिड़कियां हैं। इस ट्रेन में मुसाफिर सरसब्ज़ वादियों, गहरी घाटियों और घने जंगलात के शानदार नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जैसे जैसे ट्रेन ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ती है, हसीन नज़ारे, ठंडी हवा और बदलता हुआ मौसम सफ़र की दिलकशी में इजाफा करता है। कालका शिमला टॉय ट्रेन तकरीबन 60 मील का फासला तय करती है। ये ट्रेन सुरंगों,
पुलों, दिलकश पुराने स्टेशनों से गुजरते हुए सयाहों को एक और ही दुनिया से वाकिफ़ करवाती है। ये सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि एक मुनफरिद तजुर्बा है जो दुनिया भर से सयाहों को अपनी तारीफ राग़िब करता है। All my friends love traveling to the mountains. That's why today is my birthday and we decided to get on this train and come. And as you can already see, all this train has like a glass ceiling, glass windows. So, you know, it's quite a unique Indian train journey. You can see the entire mountain while you're on a train, which is great. I don't think there's any other train which helps you enjoy the mountains to this extent. And the weather is amazing. Plus, you know, you can listen to the best music, and you know, if you enjoy nature, I think this is the best thing to do. Definitely the scenery, and obviously coming out of the mountains. I mean, looking out, just being at the cloud level is pretty incredible. I love it. It's a 5-hour journey, but you disappear in the beautiful view, so it doesn't feel like a 5-hour train ride. 30 अप्रैल 1898, 30 अप्रैल 1898 को कालका शिमला रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट हुआ, तो यानी उस पर काम करना शुरू किया गया। और 9 नवंबर 1903, अब आप देखिए कि 5 साल और 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा का सारा रेलवे प्रोजेक्ट, जिसमें 107 सुरंगें थी ओरिजिनली, बाद में 103 रह गई, और करीब 900 ब्रिज हैं इस पे, इतने ही करीब कर्व हैं जो मोड़ हैं, एस बेंड हैं, रेलवे स्टेशन है, 20 रेलवे स्टेशन है इस पे कालका और शिमला को मिला के। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के करीब खौफनाक धमाका, इलाके में दहशत, एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई, हाई अलर्ट जारी। रोहनी में बम धमाका, दिल्ली के तबाह होते सिक्योरिटी निज़ाम को बेनकाब कर रहा है, वज़ीर आला आतिशी का इल्ज़ाम। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके को करार दिया तशवीशनाक। जमीयतुल उलमा के वफ्द को बहराइच फिसाद मुतासरीन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पुलिस के रवैये पर तशवीश। अगर आइन ना होता तो मरकजी हुकूमत मुझे फांसी दे देती, सत्येंद्र जैन का इल्ज़ाम, कहा मुझे जानबूझकर अजियत से दो चार किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।